ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में आज हम उत्तर प्रदेश का भूगोल देखेंगे। उत्तर प्रदेश और वन्य जीव देख लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में जो है देखो, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो 1972 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का है। 27 और 72 2772 इसे याद रख सकते हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 का। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 में आया था। इसी का जो नाम है वो 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना इसमें कर दी गई थी और 13 जुलाई 1982 को इसका नाम बदला गया था। और अभी इसका जो नाम है 13 जुलाई 1982 से जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम का उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। हाथी परियोजना 1992 में आई थी। बाघ परियोजना 1973 में आई थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में संबंधित वन विभाग का जो गठन है 1855 में हुआ था। प्रथम वन नीति 1952 की है। इसका जो मूल वाक्य है वो है वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। द्वितीय जो वन नीति है वो 1988 में आई थी। वन निगम अधिनियम 1974 का है। वन निगम जो है वो 25 नवंबर 1974 को फॉर्म हुआ था। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं। ये है देखो, ये वन और वन्य जीव से ही संबंधित हैं। सामाजिक वन की योजना 1979 में आई थी। इसका जो उद्देश्य था वो बंजर भूमि को हरित बनाना था, फसल उत्पादन में वृद्धि करना था, सड़क और रेल लाइनों और नहरों के साथ में ये वन की योजना को लगाना था कि किनारे वृक्षारोपण करना था। ठीक है। दूसरा है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2005 और 2006 में यूपी के 22 जिलों से की गई थी, लेकिन 2008 में इसे समस्त जिलों में लागू कर दिया गया। ऑपरेशन ग्रीन 2007-2008 में आया था वन क्षेत्र में विस्तार करने के लिए। फिर देखो चौथी योजना देख लेते हैं। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के नाम से 7 नवंबर 2015 को स्टार्ट हुई थी। अगला देख लेते हैं। लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देने के लिए वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना चलाई गई थी 2007 से 2008 में। वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा और वृक्षारोपण करने के लिए यह योजना लाई गई थी, पुरस्कार देने वाली। ठीक है, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007 से 2008 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। तराई, विंध्य और बुंदेलखंड के 14 जिलों में निर्धनता उन्मूलन और वृक्षारोपण कार्यक्रम लाया गया था। 2008 और 2009 में शुरू किया गया था। इसका जो ये था सहभागी वन प्रबंधन और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम था। ये जो तराई, विंध्य और बुंदेलखंड के 14 जिलों में लाया गया था, निर्धनता उन्मूलन और वृक्षारोपण कार्यक्रम। ठीक है। वन्य जीव एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम, यह देश का प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन यूपी में 1956 में स्टार्ट हुआ था। मुख्य उद्देश्य इसका जो था वो जैव विविधता का संरक्षण करना था, प्राकृतिक आवास बनाना, जंतु आवास और पक्षी आवास बनाना, वन्य जीव विहार बनाना, हाथी रिजर्व बनाना, पक्षी विहार बनाना, राष्ट्रीय उद्यान बनाना, टाइगर रिजर्व बनाना। अभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसमें देख लेते हैं। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था किसको? दुधवा नेशनल पार्क को। ये 490 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क में ही ये 1987-88 में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था। ठीक है। वन्य जीव विहार देख लेते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का प्रथम जो है वो वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा है, जो चंदौली में पड़ता है। चंद्रप्रभा च को चंदौली से याद रख सकते हो। 1957 में ये फॉर्म हुआ था। जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वो हस्तिनापुर में है, हस्तिनापुर के नाम से है। छोटा जो है वो महावीर स्वामी है। पक्षी विहार के मामले में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम जो पक्षी विहार है वो नवाबगंज पक्षी विहार है। नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो 1984 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका नाम 2015 में बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो लाख बहोसी है यूपी का, और सबसे छोटे अगर पक्षी विहार की बात करें तो ये शेखा झील है।
भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। शूशु या सुई के नाम से इसको और जानते हैं। यह प्रयागराज से मिर्ज़ापुर के मध्य में ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा के वृंदावन में है। मथुरा के वृंदावन मयूर संरक्षण को उससे याद रख सकते हो, कृष्ण जी की जो अपना फोर हेड था उसमें वो मयूर का पंख लगाते थे ना, तो उससे आप याद रख सकते हो। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे? मथुरा के वृंदावन में। उत्तर प्रदेश का जो प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो महाराजगंज में है। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र जो है वो इटावा में है। लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र कुकरेल में है, यूपी के लखनऊ में। ये जो कुकरेल में है वो घड़ियाल प्रजनन योजना यहाँ पर चलाई गई थी। कहाँ पे? घड़ियाल प्रजनन जो योजना है वो इसी के तहत चलाई गई थी। कहाँ पे? बहराइच के कतरनिया घाट में, ठीक है। लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र कुकरेल में, ठीक है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना लाई गई मगर और घड़ियाल संरक्षण के लिए। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों की कंबाइंड योजना है। टाइगर रिजर्व देखो कहाँ कहाँ पे है। दुधवा नेशनल पार्क में है 1987-88 में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही बफर जोन है, 2012-13 में फॉर्म हुआ था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 से 2023 में आया था। प्रसिद्ध देख लेते हैं। हाथी जो है वो तराई क्षेत्र या शिवालिक के गिरिपद वन में पाया जाता है। चिंकारा बिंद के जंगलों में पाया जाता है। गैंडा जो है वो तराई क्षेत्र में पाया जाता है। पक्षी विहार देख लेते हैं यूपी के। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सांड से हर कोई डरता है, हर कोई से हरदोई। नवाब लोग उन्नति करते हैं तो उन्नाव से याद रख सकते हो। बखीरा को कबीर से, बखीरा संत कबीर नगर में है पक्षी विहार। ओखला जो है वो जीटीबी नगर में है। पार्वती अरगा गोंडा में है। पार्वती गौड़ होती हैं तो गोंडा से याद रख सकते हो। विजय सागर महोबा में है। लाख बहोशी कन्नौज में है। सरसई नावर इटावा में है। पटना पक्षी विहार एटा में है। समन जो पक्षी विहार है वो मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है। सुरहा ताल बलिया में है। बेती भीमराव अंबेडकर जो पक्षी विहार है वो प्रतापगढ़ में है। शेखा झील जो पक्षी विहार है वो अलीगढ़ में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में 3 प्राणी उद्यान हैं, एक लखनऊ में है वाजिद अली शाह के नाम से, एक कानपुर में है, एक गोरखपुर में है। गोरखपुर में जो है उसका नाम शहीद अशफाकुल्लाह खान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 2 हाथी रिजर्व हैं। एक उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व जो है 2009 में फॉर्मेशन हुआ था, 744 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। एक तराई हाथी रिजर्व है जो 2022 में फॉर्म हुआ था, 3049 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश वन्य जीव विहार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार ये आगरा और इटावा में फैला हुआ। गंगा डॉल्फिन का निवास स्थान है इसमें। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। इसमें बाघ, चिंकारा, तेंदुआ और हिरण पाए जाते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है एक जो मुजफ्फरनगर, मेरठपुर, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद और बिजनौर में फैला हुआ है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है वो ललितपुर में है, ठीक है। जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है उसमें देखो क्या क्या है। मृग है, सांबर है, हैना है, नीलगाय है, जंगली बिल्ली है, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है चंदौली में है। सुहागी बरवा महाराजगंज में है। सोहेलवा जो वन्यजीव विहार है वो गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में है। श्रावस्ती या नेपाल के महादेवपुरी जंगल से संबंधित है, ठीक है। रानीपुर जो वन्यजीव विहार है वो चित्रकूट और बांदा में है। फिशिंग कैट मिलती है बांदा में। कौवा वन्यजीव विहार जो है वाराणसी में है। किशनपुर जो वन्यजीव विहार है वो लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। यह विजय घाट और नौगढ़ पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य एशियाई शेरों का संरक्षण करना था। उत्तर प्रदेश की वनस्पतियां देख लेते हैं। 3 प्रकार की वनस्पतियां विद्यमान हैं इसमें। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। औसतन वर्षा 100 से
लेके 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पे होती है। ऊंचे क्षेत्रों में इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, जबकि निचले क्षेत्रों में लताएं, हरी भरी झाड़ियाँ विद्यमान रहती हैं। अनिश्चित जो रहता है इसमें अगर देखेंगे हम तो ये बांस जो होता है वो भी इसी में आता है, इसी कैटेगरी में आता है। साल हो गई, गूलर हो गई, बांस हो गए, पलास हो गए, महुआ हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गए, संबल हो गए, ढाक हो गए, ये इन वनों की श्रेणी में आते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की श्रेणी में। नेक्स्ट देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यह उत्तर प्रदेश के मध्य भाग या पश्चिम भाग से संबंधित हैं। वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की श्रेणी में नीम आता है, आम आता है, बबूल आता है, जामुन आती है, पलास आता है, पीपल आता है, शीशम आती है। नदियों के किनारे नमी वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये जो वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाए जाने वाले वन हैं। इनमें वर्षा जो होती है वो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। कटीली झाड़ियाँ होती हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं, जैसे दामन हो गया, पुलाई हो गया, कत्था हो गया, अकेसिया हो गया, ये कटीले वनों की श्रेणी में आते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर भौतिक विभाजन की बात करें हम तो सबसे पहले भूगर्भिक संरचना के हिसाब से देखें तो गोंडवाना लैंड का ये भाग है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी आपने अगर हिस्ट्री को लंबे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो धरती जो है शुरुआत में जब फॉर्म हुई थी तो इसको 2 पार्टों में बांटा गया था। जो कंटिनेंट थे, जो महाद्वीप थे वो एक जगह पर इसके समाहित थे, और जो एक पूरा बड़ा सागर था वो पूरा एक ही सागर था हुआ करता था। ठीक है, तो जो कंटिनेंट थे उसको पैंजिया महाद्वीप बोलते थे, और जो सागर था उसको पैंथालास के नाम से जानते थे। कुछ समय के बाद में ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसके बेसिस पे ये प्लेट्स इधर उधर मूव करने लग जाती हैं, तो ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाता है। जो कंटिनेंट है, एक ऊपर वाला जो नॉर्थन हेमीस्फीयर में बनता है वो अंगारा लैंड रहता है, और जो साउथर्न हेमीस्फीयर में बनता है वो गोंडवाना लैंड माना जाता है। गोंडवाना लैंड का ही पार्ट भारत रहता है, तो भारत का ही पार्ट यूपी है, तो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट यूपी हो गया भौतिक विभाजन के हिसाब से। अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें तो गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो प्लीस्टोसीन काल में आरंभ हुआ था, यह वर्तमान में भी जारी है। अगर हम आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में बात करें तो यह सबसे प्राचीन क्रम है। अगर पहाड़ियों के फॉर्मेशन के बारे में देखें तो आर्कियन क्रम की जो चट्टान है सबसे पहले फॉर्म हुई थी। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और ललितपुर में है। ललितपुर में देखो बहुमूल्य खनिज यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों में ही नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट आते हैं। ग्रेनाइट जो है वो उसमें भी बुंदेलखंड की जो नीस है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर हम बात करें विंध्यन की बात करें तो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। इसका जो निर्माण है वो कडप्पा शैलों से हुआ है। ठीक है, चट्टानों का जो निर्माण है विंध्यन का। गोंडवाना क्रम की चट्टानें देख लेते हैं। अभी ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गई, नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट और यूरेनियम। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें तो कार्बोनिफेरस युग से इसकी स्टार्टिंग होती है। गोंडवाना क्रम की जुरैसिक युग तक ये चलता है। कार्बन मतलब कोयला, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान भी होती है ये, या तो इनको अवसादी चट्टान भी बोलते हैं या परतदार चट्टान भी कहते हैं। जो सोनभद्र की सिंगरौली घाटी है वो भी आपकी गोंडवाना क्रम की ही चट्टानों से फॉर्म हुई है, और अवसादी चट्टान है वो सिंगरौली की जो घाटी है। बाकी जो कार्बोनिफेरस युग में ही जो फॉर्मेशन हुआ है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का, ये हमारा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट और प्रयागराज का है भाग वाला है। अगर हम गोंडवाना क्रम की ही चट्टानों की बात करें तो इसमें क्या है, बलुआ पत्थर आता है, चीका मृदा आती है, लौ अयस्क भी आते हैं। ठीक है, अब आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बाद में टर्शियरी क्रम। टर्शियरी क्रम क्या है, टैथिस सागर की जो अवसाद हुई वो शिवालिक क्षेत्रों में डिपॉजिट हो गई, वही टर्शियरी क्रम की चट्टानें थी। क्वाटरनरी चट्टान देख लेते हैं। अभी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई हैं, यह गंगा यमुना के मैदानों में, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगर हम भौतिक विभाजन की बात करें दोस्तों तो यूपी को 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला पर्वतीय क्षेत्र है,
दूसरा भाबर या तराई क्षेत्र है, तीसरा गंगा का मैदान है, चौथा दक्षिणी पठारी प्रदेश है। ठीक है। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें मैक्सिमम आप देखोगे तो सहारनपुर में ही पर्वत पाया जाता है, जो शिवालिक का पार्ट है, शिवालिक हिमालय का। सहारनपुर में अगर देखें तो सहारनपुर से ऊपर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो शिवालिक हिमालय के पार्ट हैं, उन्हीं का थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर जो है वो सहारनपुर में पाया जाता है। तो सहारनपुर में थोड़ी वो चट्टानें हैं। पर्वतीय चोटी, इसमें जो मेन पर्वतीय चोटी हैं सहारनपुर में वो देख लेते हैं। अमसोट है, बहनसिया है, शाकंभरी मेला भी सहारनपुर में लगता है, सहनसरा है। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं भाबर क्षेत्र कौन सा होता है? यह कंकड़ और पत्थर वाले क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं हैं। नदियां इन पत्थरों के नीचे की ओर बहती हैं और जो ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं। बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो नदियां ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिसअपीयर हो गई हैं, पत्थरों के नीचे से बहती है। यह सहारनपुर कुशीनगर का वह क्षेत्र है जो शिवालिक हिमालय से सटा हुआ है, भाबर क्षेत्र। ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र के बाद में ये आता है। इस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन अवसादों से हुआ है। यह सहारनपुर से देवरिया तक विस्तृत है। यह भाबर क्षेत्र के समानांतर दक्षिण में फैला है, जो कि 80 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई तक विस्तृत है। इन क्षेत्रों में घने जंगल, वन्यजीव व लंबी घासें पाई जाती हैं। गंगा का मैदान की अगर हम बात करें, तीसरा जो भौतिक विभाजन है गंगा का मैदान है यूपी का। जो गंगा का मैदान है वो 80 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक विस्तृत है। 3/4 जो क्षेत्रफल जो यूपी का क्षेत्रफल है उस तक गंगा का मैदान विस्तृत है। सबसे बड़ा पार्ट गंगा के मैदान का ही आता है। यूपी के भौतिक विभाजन में देखें तो इसमें भी देखो दो चीज़ हैं, एक बांगर और खादर। बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ है। इसका निर्माण एक बार नदियों में बाढ़ आने से होता है, पुनः यह परिवर्तित नहीं होती। इसके कण मोटे होते हैं। खादर देख लेते हैं। नई जलोढ़ जो है प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा परिवर्तित होते हैं और इनके जो कण हैं वो सूक्ष्म और महीन होते हैं। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो देख लेते हैं। पश्चिम में शाहजहांपुर से पूर्व में प्रयागराज तक ये फैला हुआ है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपरी दोआब जो सहारनपुर से बुलंदशहर तक है। मध्य दोआब जो अलीगढ़ से लेके कन्नौज या औरैया तक है। निम्न दोआब जो कानपुर से लेके प्रयागराज तक है। अगर पूरे गंगा यमुना दोआब की बात करें तो शाहजहांपुर से प्रयागराज तक फैला हुआ है। दक्षिणी पठारी प्रदेश देख लेते हैं, जो चौथा भाग है भौतिक विभाजन का यूपी का। तो दक्षिणी पठारी प्रदेश में देखो रोहिलखंड का क्षेत्र आता है। यह गंगा रामगंगा का मैदान है। बिजनौर, अमरोहा, संभल, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर और बदायूं इसमें आते हैं रोहिलखंड क्षेत्र में। फिर आता है आपका अवध का मैदान हो गया, पूर्वांचल का मैदान हो गया और फिर आ गया बुंदेलखंड का मैदान। ठीक है। ट्रांस यमुना क्षेत्र किसको बोलते हैं? आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र को ट्रांस यमुना क्षेत्र बोलते हैं। बुंदेलखंड को 7 आर्थिक जनपदों से मिलकर बनाया गया है। बुंदेलखंड जो है वो 7 आर्थिक जनपदों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया और ललितपुर हो गया। ये 7 आर्थिक जिले आते हैं बुंदेलखंड के एरिया में। ठीक है दोस्तों। अभी हम उत्तर प्रदेश और उसकी सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के में जो कुल ज़िले हैं वो 75 हैं। कुल क्षेत्रफल इसका 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत की तुलना में अगर बात करें तो ये 7.33% है। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात करें तो हम 240 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है। अगर देखो हम पृथ्वी के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूपी की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे है ये देख लेते हैं। ये देखो आप देख सकते हो, ये पृथ्वी का नक्शा बनाया हुआ है जिसमें 0 डिग्री है ये। फिर उसके बाद नॉर्थन हेमीस्फीयर में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं। साउथर्न हेमीस्फीयर में जो 23.5 डिग्री पे जो इमेजिनरी लाइन है उसको मकर रेखा बोलते हैं और 0 डिग्री वाली को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है। तो जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थन हेमीस्फीयर में आता है।
ठीक है, नॉर्थन हेमीस्फीयर। और अगर भारत की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आता है और पूर्वी देशांतर में आता है। उत्तर पूर्वी पार्ट में हमारा जो देश है वो आता है। इसको अगर देखो, हम अगर बात करें जो हमारी कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली इमेजिनरी लाइन है, वो अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र फॉर मिजोरम, ठीक है, मिप फॉर मिजोरम, फॉर त्रिपुरा, पर फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, ठीक है, छ फॉर छत्तीसगढ़ और झार फॉर झारखंड। अगर उत्तर प्रदेश का विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो रहती हैं, पहले तो ये देख लेते हैं, पूर्व से जो पश्चिम होता है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण को देशांतर रेखा बोलते हैं। तो अक्षांशीय जो विस्तार है उत्तर प्रदेश का वो 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 35 मिनट तक है देशांतरीय विस्तार। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले अगर क्षेत्रफल के उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में, तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अगर जिलों की बात करें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सबसे पूर्वी, सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी कौन सा ज़िला आता है, तो हम देख लेते हैं। उत्तर में सबसे जो उत्तरी ज़िला है वो सहारनपुर है और हिमाचल प्रदेश के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। पूर्व की बात करें तो बलिया है, ये बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम की बात करें तो शामली है जो हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दक्षिण की बात करें तो सोनभद्र है जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। क्षेत्रफल के अनुसार जो ज़िले हैं उसमें देखें तो सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है, उससे छोटा सोनभद्र है, फिर उससे छोटा हरदोई है। सबसे छोटे ज़िलों की क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटा हापुड़ है, उससे फिर बड़ा गाज़ियाबाद है, उससे थोड़ा बड़ा फिर भदोही है। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, हिम हरिराज से आप इसको याद रख सकते हो। अगर याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक बनानी है इसकी, तो हिम हरिराज जो राज्य की सीमाएं लगती हैं, हिम फॉर हिमाचल प्रदेश, ह फॉर हरियाणा, रे फॉर राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश आ गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो एक ही देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है उत्तर प्रदेश, वो है नेपाल। ठीक है, अभी देख लेते हैं झारखंड से जो सीमा शेयर करता है सोनभद्र है, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र है, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर है, राजस्थान से आगरा और मथुरा बाउंड्री शेयर करते हैं, दिल्ली से गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं सर्वाधिक जो राज्यों को स्पर्श करने वाला ज़िला है वो सोनभद्र है, जो चार राज्यों से स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ज़िलों को, दोस्तों राज्य नहीं आएगा यहाँ पर, ज़िलों को, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक ज़िलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। टोटल उत्तर प्रदेश के 11 ज़िलों को ये स्पर्श करता है मध्य प्रदेश। कौन कौन से ज़िले हैं वो देख लेते हैं। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो उसका भी आंसर यही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार को स्पर्श करने वाले जो ज़िले हैं वो देख लेते हैं। महाराजगंज है, कुशीनगर है, टोटल 7 ज़िले हैं जो बिहार के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले ज़िले भी 7 हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। नेपाल से लगे ज़िले भी 7 हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा से स्पर्श करने वाले जो ज़िले हैं वो 6 हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, जीटीबी नगर, अलीगढ़ और मथुरा। एमपी से
तीन ओर से एक ज़िला घेर रखा है, वो कौन? एमपी ने तीन ओर से जो ज़िले को घेर रखा है वो कौन सा है? ललितपुर है। ललितपुर को तीन तरफ से मध्य प्रदेश ने घेर रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जो ज़िले हैं, लखनऊ के कौन कौन से? सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, बाराबंकी है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देख लेते हैं। जो राजकीय प्रतीक हैं इसके वो देख लेते हैं एक बार। पशु जो है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है, पक्षी सारस या क्रौंच है, पुष्प पलाश है, खेल हॉकी है, भाषा हिंदी प्रथम है, दूसरी उर्दू है। नृत्य जो है कथक है, शास्त्रीय नृत्य है ये। राज्य के प्रतीक की बात करें तो इसका जो चिन्ह है वो है एक वृत्त में दो मछली व तीर धनुष का निशान है। ये कहाँ से लिया गया है? रोमी दरवाजे से लिया गया है, जिसको तुर्की दरवाज़ा भी बोलते थे। लखनऊ में है ये, 60 फीट का है और आसफउद्दौला ने इसको बनवाया था, जो अवध का नवाब हुआ करता था दोस्तों। अभी हम उत्तर प्रदेश की नदियां देख लेते हैं। 3 प्रकार से विभाजन होता है नदियों का। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? देखो, गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, शारदा है, घाघरा है, राप्ती है और गंडक है। मैदानी क्षेत्रों या झीलों से निकलने वाली नदियों की बात करें तो गोमती है, वरुणा है और सही है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियों की बात करें तो चंबल है, बेतवा है, केन है और सोन है। ठीक है, यूपी का जो नदियों का विभाजन है वो 3 हो गए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, मैदानी क्षेत्रों या झीलों से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियाँ। उत्तराखंड में उद्गम स्थल लेकिन यूपी में प्रवाहित होती हैं, ऐसी कौन कौन सी नदी हैं? गंगा है, उत्तराखंड में उद्गम है इनका, लेकिन यूपी में प्रवाहित सबसे ज़्यादा होती हैं। गंगा हो गई, यमुना हो गई, शारदा हो गई और रामगंगा हो गई। सरयू जो है वो तिब्बत से निकलती है। राप्ती और गंडक नेपाल से निकलती हैं। गोमती यूपी के पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील से। वरुणा नदी यूपी के फूलपुर से निकलती है। सई नदी यूपी के हरदोई से निकलती है। वरुणा और अस्सी से ही मिलकर वाराणसी का जो नाम है वो निकला हुआ है, वरुणा और अस्सी नदी से। कान्हार नदी और रेहंद नदी छत्तीसगढ़ से निकलती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से जो निकलने वाली नदियां हैं वो चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है, टोंस है और सोन है। अभी जो गंगा नदी तंत्र है वो देख लेते हैं। ये गंगा यहाँ से निकल रही है आपकी, ठीक है, कन्नौज से होते हुए यहाँ पे गाजीपुर है, मिर्ज़ापुर है, बलिया से बाहर आउट हो जाती है और यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। देखो, इसमें रामगंगा जो आके मिलती है गंगा में वो कन्नौज पर आके मिलती है। गोमती जो मिलती है वो आपकी गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर को गोमती से याद रख सकते हो, गाप और गो। ठीक है, शारदा जो रिवर है वो आपकी यहाँ पे बलिया के आसपास में मिलती है। ठीक है, बलिया में जाके मिलती है शारदा। और शारदा नदी में ही देखो एक घाघरा नदी सीतापुर में मिलती है, घाघरा। और शारदा नदी में ही राप्ती नदी मिलती है देवरिया में। फिर गंडक नदी ये आगे जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अभी देख लेते हैं यमुना की। यमुना में आके हिंड नदी जीटीवी नगर पर मिलती है। ठीक है, यमुना जो है वो आपकी प्रयाग में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो देखो, एमपी से निकलने वाली चंबल है जो इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। फिर सिंध है जो जालौन में मिलती है। फिर बेतवा है जो हमीरपुर में मिलती है। केन है जो बांदा में मिलती है। टोंस है जो सिरसा प्रयागराज के आसपास जो जगह है वहाँ पर टोंस जाके मिल जाती है। सोन नदी है जो आपके बलिया से भी आगे जाके कहीं मिलती है, पटना के आसपास। ठीक है, कर्मनासा नदी भी एक मिर्ज़ापुर से निकलती है, वो भी यहाँ पर गंगा में जाके मिल जाती है। रेहंद नदी है जो सोन नदी की सहायक है। ठीक है, तो ये हमारा गंगा नदी तंत्र हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखो, सबसे बड़ा जो नदी तंत्र है वो गंगा नदी ही तंत्र है। गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री में भी गौमुख जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। उत्तराखंड में पड़ता है ये, केदारनाथ में। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं उसको देवप्रयाग बोलते हैं। यह मैदानी क्षेत्रों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है, बलिया से बाहर हो जाती है। यह लगभग 1100 किलोमीटर यूपी में बहती है। गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती का जो संगम है वो प्रयागराज में बोलते हैं, इसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जानते हैं। यह यूपी के
जो गंगा नदी है वो यूपी के 28 ज़िलों से होकर बहती है, लेकिन सबसे अधिक जो लंबाई है वो बदायूं में है 130 किलोमीटर। प्रमुख तथ्य अगर इसके देख लेते हैं एक बार, गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित जो सबसे बड़ा नगर है और गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित सबसे छोटा नगर, ठीक है, देख लेते हैं। दाईं ओर से निकलने वाली जो नदियां हैं गंगा की वो यमुना है, टॉन्स है, चंद्रप्रभा है, कर्मनाशा है, सोन है, दाईं ओर से हो गए। बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो रामगंगा है, गोमती है और घाघरा है। यमुना नदी देख लेते हैं, यमुनोत्री से निकलती है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यूपी में सहारनपुर से प्रवेश करती है। प्रयागराज में गंगा में मिलन होता है इसका। सहायक नदी की बात करें अगर यमुना की, तो हिंडन है, चंबल है, बेतवा है और केन है। यूपी के 19 ज़िलों से होकर ये बहती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। हिंडन नदी अगर हम बात करें तो इसका प्रवेश यूपी के सहारनपुर से होता है। यमुना में मिलन गौतम बुद्ध नगर में होता है। सिंधु नगर जो है आलमगीरपुर इसी नदी के किनारे मेरठ में स्थित है, जो हिंडन नदी है। चंबल नदी देख लेते हैं, उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से होता है, इंदौर में है जो। इसका जो प्रवेश है वो आगरा में होता है यूपी में। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र इसका आगरा और इटावा है यूपी में। मिलन जो होता है यमुना में, इसका इटावा से 40 किलोमीटर दूर औरैया में होता है। चंबल की अन्य सहायक नदी सिंध है, बनास है, सिपटा है या छिपरा भी बोलते हैं, और पार्वती है। ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। उद्गम स्थल इसका नेपाल में है। इसे नेपाल में शालिग्रामी नदी के नाम से भी जानते हैं। वो मैदानों में इसको नारायणी नदी कहा जाता है, गंडक नदी को। यूपी में जो बहाव है इसका महाराजगंज और कुशीनगर में है। गंगा नदी में मिलन बिहार में होता है। गंडक जो है ये दो नदियों का मिलने से बनती है, ये काली गंडक, और एक त्रिशूल नदी के मिलने से गंडक नदी बनती है। शारदा नदी के बारे में देख लेते हैं। इसे काली गंगा या गोरी गंगा भी कहा जाता है। यह घाघरा की सहायक नदी है। यह पीलीभीत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। यूपी में प्रवेश इसका पीलीभीत में होता है शारदा नदी का। घाघरा में जो मिलन है इसका सीतापुर में होता है। उद्गम स्थल की अगर बात करें तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में जो काला पानी नाम की जगह है वहाँ से ये निकलती है। फिर देख लेते हैं दोस्तों रामगंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गढ़वाल से निकलती है, ये एहाटोली नाम की जगह से। इसका जो यूपी में प्रवेश है वो बिजनौर के कालगढ़ से होता है। कालगढ़ बांध इसी नदी पर बनाया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी निकलती है। गंगा नदी में जो इसका मिलन है वो कन्नौज पर होता है। घाघरा नदी देख लेते हैं, तिब्बत के मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसे पर्वतीय क्षेत्रों में कर्नाली नदी कहते हैं। यूपी में यह लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है। यह गंगा में बिहार के छपरा में मिल जाती है। राप्ती नदी देख लेते हैं, उद्गम स्थल इसका धौलगिरी है जो रुकुमकोट नेपाल में है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। बहाव इसका जो राप्ती नदी का है वो गोरखपुर और देवरिया में है। यह देवरिया में ही यह घाघरा में मिल जाती है। गोमती नदी देख लेते हैं, पीलीभीत तो इसके पुलहर झील से निकलती है। गंगा में मिलन इसका गाजीपुर में होता है। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है इसके किनारे पर बसा हुआ शहर है। मिलन बिंदु पर ही इसका जो मार्कंड महादेव मंदिर स्थित है। इसके गोमती का जो मिलन बिंदु है गाजीपुर में, ठीक है।